हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ रहे थे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी हो, साथ ही साथ सहकारी बैंक की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके कृषि विभाग में वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए खास है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में लगभग पिछले क्लासेस में 26 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है, ये थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट है इसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट आपको जीएस पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी सिलेबस में दिया, जो कंटेंट दिया है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। और जितना भी जो क्वेश्चन जो अगर है या फिर कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किए, सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और आपके यहाँ के जो क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा गया है, व्यापम वगैरह में अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हो। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर या मल्हार? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? एक बार गेस लगाइएगा कौन सा हो सकता है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका कितना आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन जो है कितना करेक्ट है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन काल में जो प्राचीन राजधानी ये आपके रतनपुर को बनाया गया है। और रतनपुर को मंदिरों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तालाब वगैरह बना हुआ है। बिलासपुर से आगे आप जाएंगे तो ये रतनपुर जो जगह है, जो यहाँ पर बहुत ही देवी मंदिर है। तो यहाँ पे आपको बिलासपुर आगे में आपका इसीलिए इसको टैंक ऑफ सिटी, मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, तालाबों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन को, उनके का शासनकाल को, भवदत्त वर्पण के शासनकाल को, या आपके बागदेव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार गेस कीजिए, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप बता चुके होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। पिछले क्लासेस में बताया था। तो छत्तीसगढ़ के जो स्वर्ण युग जो कि किसके शासनकाल को माना जाता है, तो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन हैं, इनके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इनको परम महेश्वर की उपाधि भी दी गई है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन बचपन से ही धनुष में निपुण होने के कारण इनको बालार्जुन के नाम से संज्ञा दी गई है। इनको परम महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। और इतिहास का स्वर्ण काल इनके शासनकाल को माना जाता है। और पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक इनके शासनकाल महाशिवगुप्त काल का रहा था। सबसे ज़्यादा दिन तक इन्होंने शासन किया था। इनके ही शासन में, जब इनके शासनकाल जब चल रहे थे, इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, इन्होंने लगभग 639 ईस्वी में जो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है, इन्हीं के शासनकाल में 639 ईस्वी में सिरपुर, याद रखिए सिरपुर और आपको मल्हार, सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है हमारा, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है? तो कांकेर के जो सोमवंश के संस्थापक किसको माना जाता है? व्याघ्रराज को, सिंहराज को, बोपदेव को, या नरहर देव को? तो चलिए, इसका आंसर कौन सा हो सकता है बताइएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंहराज, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक इनको कहा जाता है, सिंहराज को कहा जाता है। इन्होंने 1191 से 1320 तक इन्होंने शासन किया है कांकेर में। और संस्थापक तो बता चुका हूँ, सिंहराज इसके कांकेर सोमवंशी शासक हैं, इन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक हैं। और अगर इसमें अन्य शासक देखेंगे तो व्याघ्रराज, कर्णराज और कृष्णराज, ये सभी कांकेर के सोमवंशी शासक हैं। इसको याद रखिए। कांकेर से एक शासक भानुदेव का लेख यहाँ पे मिलता है, बाकी किसी के यहाँ पे लेख अभी तक के प्राप्त नहीं हुई है। इसको याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि किसने धारण की है? तो सोमवंशी शासक उड़ीसा के इन्होंने, या जो शासक इन्होंने उपाधि धारण की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के जो महत्वपूर्ण जो सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? बढ़िया बताइएगा जी। तो चलिए बताइएगा कौन सा हो सकता है, सोचिए।
कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुषाण वंश के जो कालीन जो साक्ष्य कहाँ से मिले, जो सिक्के जो आप अगर देखेंगे तो ये आपके बिलासपुर से यहाँ से प्राप्त हुए तांबे के सिक्के, याद रखिए बिलासपुर से आपके तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्ति हुई बिलासपुर ज़िले से। और जो स्वर्ण मुद्रा आपके रायगढ़ से तेलीकोट जगह से यहाँ पे जानकारी मिली है। तो तांबा का सिक्का है आपके बिलासपुर से और स्वर्ण मुद्रा आपके रायगढ़ के तेलीकोट से, ये जो साक्ष्य यहाँ से मिले हुए। तो तांबा पूछे तो आपको बिलासपुर लगाना है, स्वर्ण मुद्रा पूछे तो आपको रायगढ़ और तेलीकोट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए, बिलासपुर से, दुर्ग से, बस्तर से या राजनांदगांव से। तो अभी जस्ट बताया हूँ कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए, तो बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। और जो स्वर्ण सिक्का है आपके राजनांदगांव से प्राप्त हुए थे। तांबे के कुषाण वंश के सिक्के छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, तांबा का सिक्का, स्वर्ण सिक्का आपके रायगढ़ से। और अगर भारत में देखेंगे भारत के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी है और भारत के लिए भी काफ़ी है। एग्जाम में कई बार पूछा है एसएससी रेलवे वगैरह में। अगर देखेंगे भारत में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किया, किसके द्वारा चलाया गया था भारत में, तो कुषाण वंशियों ने। याद रखिए कुषाण वंश के जो कनिष्क को नाम सुने होंगे, कनिष्क वो शासक था, कुषाण वंशी शासक थे। तो इन्होंने भारत में पहले स्वर्ण सिक्के भारत में इन्होंने चलाए थे। तो एग्जाम में लगाइएगा, कनिष्क वो शासक थे जिन्होंने भारत में पहले स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए थे, चलाए थे। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछाया। अगर वंश पूछे तो कुषाण वंश लगाइएगा, शासक पूछे तो कनिष्क लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, मल्हार से, लोरमी से, तखतपुर से या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी, बताइएगा जी। सातवाहन काल में भारत का जो व्यापार रोम से होता था और रोम के जो सोने के जो सिक्के बिलासपुर से कौन से ज़िले से प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य कहाँ से मिले हुआ है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिलासपुर के अंतर्गत आता है, मल्हार। तो मल्हार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश की बात करूँ तो इनका जो पीरियड है शासन का 72 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक इनका रहा था। और राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र इसकी राजधानी थी। और मुद्रा मल्हार से बिलासपुर राजा पिलक की मुद्रा मिली है। अब बालपुर में जांजगीर चांपा के अंतर्गत आते तो राजा पिलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। और चक्केरखेड़ा से बिलासपुर सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण जो मुद्रा है यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था, प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम या इनमें से। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा, सोचिएगा जी। किस वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रवर सेन प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक वाकटक नरेश शासक थे, इनके समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार यहाँ पे पहली बार स्थापित हुआ था। और प्रवर सेन जो प्रथम है, इनके शासनकाल इसके दरबार में जो महाकवि कालिदास, याद रखिएगा कालिदास जो है इनके दरबार में आए हुए थे। और अपनी यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के जो रायगढ़ रामगिरी जो पहाड़ी है कहाँ पे स्थित है, सरगुजा में स्थित है। तो सरगुजा के पहाड़ी पर इन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो कालिदास के द्वारा किया गया। और ये जो अपने यात्रा को दौरान इन्होंने लिखी थी। और सरगुजा को स्वर्ण का द्वार इनको कहा जाता है। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ के जो कवि हैं मुकुटधर पांडे ने इन्होंने अनुवाद किया है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, नलवंशियों से, सरपुरी वंशी से, पांडुवंशियों से या इनमें से कोई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, एक बार गेस कीजिए, बताइए कौन सा हो सकता है, फिर देखेंगे हमारा इसका आंसर। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाकटक नरेशों का जो बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, नलवंशियों का संघर्ष हुआ था। और यहाँ से पता चला है जो आपका रिद्धिपुर जो अभिलेख के अनुसार जो नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ये आपका रिद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो याद रखिएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक नल संघर्ष की पहल किसने की थी? वाकटक नरेश नरेंद्र सेन ने, नल शासक भवदत्त वर्मन ने, वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने, या आपके नल शासक अर्थपति भट्टारक ने। तो अभी जस्ट बताया हूँ नलवंशी शासक जो भवदत्त वर्मन है। तो वाकटक नल संघर्ष की जो पहल किसने की थी? तो नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने इसकी पहल जो है स्टार्ट इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा, भवदत्त वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है सीताबेंगरा के गुफा में, जोगीमारा के गुफा में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बढ़िया बताइएगा। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है सीताबेंगरा के गुफा में और आपके जोगीमारा के गुफा में, सी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अभी रिपीट भी किया, पिछले क्लासेस भी रिपीट किया था। तो भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है आपके, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन नाट्यशाला आपके सीताबेंगरा के गुफा में पाई गई है और जोगीमारा के गुफा में आपका पाई गई है। दोनों अभी बताया था, दोनों कहाँ है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आज का क्वेश्चन है आपके लिए। तो सीताबेंगरा गुफा कहाँ है और जोगीमारा का जो गुफा है आपका कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तुरतुरिया से, राजिम से, पलारी से, या आरंग से। तो रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तुरतुरिया, राजिम, पलारी या आरंग से। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है, बताइएगा जी, बताइए। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का आपका जो एक विहार मिला है बौद्ध भिक्षुणियों का, या आपको जो तुरतुरिया देखे होंगे, तो तुरतुरिया के जो बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार यहाँ से मिला है, जहाँ पे भगवान राम जी के जो पुत्र लव कुश का इनका जन्म स्थली है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से इनका जो है जानकारी यहाँ से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? चोल वंश, पांड्य वंश, ताम्रपर्ण वंश या आठविक वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइएगा जी, सोचिए कौन सा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? चोल वंश, पांड्य वंश, ताम्रपर्ण वंश या आठविक वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठविक वंश से आपका जोड़ा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आठविक वंश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? पुसौर से, बालपुर से, तमनार से या लैलूंगा से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा जी। सातवाहन नरेश जो अपीलक की जो एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है, आंसर बताइएगा कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन नरेश जो अपीलक के एकमात्र जो मुद्रा है इनकी जो रायगढ़ जिले किस स्थान से प्राप्त हुई, तो आपके बालपुर से यहाँ पे प्राप्त हुई है राजा अपीलक की मुद्रा। और मल्हार से जो बिलासपुर से राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य राजर्षि तुल्य जो कुलवंश है नामक नागवंश का शासन था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 9वीं। तो इसका चलिए जी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट कौन सा आएगा, बताइएगा। तो बताइएगा इसका कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो इस 6वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन कर रहा था। इनकी जो राजधानी रायपुर के अंतर्गत जो आती है आरंग, इन लोग की राजधानी थी। और इसके जो प्रमुख शासक यहाँ पे देखेंगे तो सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय इसके राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक है। तो इसको याद रखिए, आपके प्राचीन काल के सर्वप्रथम राजवंश इसको माना जाता है।
तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डेली बेस पे अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। 10 से 15 मिनट अगर लगाते हैं तो यकीन मानिए आप पूरे में से करंट अफेयर्स आप ला सकते हैं। और कल मॉर्निंग में जो वीकली करंट अफेयर्स मैं जो रिवाइज़ कराता हूँ, एक हफ्ते के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको कराता हूँ। कल मॉर्निंग में बढ़िया जुड़िएगा, और वीकली करंट अफेयर्स मैं रिवाइज़ कराता हूँ ताकि आपको जो एग्ज़ाम टाइम आपको ज़्यादा बर्डन करंट अफेयर्स पे लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, कितना आंसर आपका करेक्ट हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।